नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए, इस वीडियो से हम एनसीईआरटी 10th क्लास की ज्योग्राफी वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत टोटल 7 चैप्टर दे रखे हैं, तो इन सातों चैप्टरों को हम कम्प्लीटली कवर करेंगे, सारे फैक्ट देखने वाले हैं। तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो करिएगा। देखिए, हमारी ये सीरीज रीड एग्ज़ाम 2022 के लिए तो रामबाण है ये। इसके अलावा थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी की बुकें हैं ये यूपीएससी के अंतर्गत भी काफ़ी अधिक काम आती हैं। तो जितने भी ये यूपीएससी और आरपीएससी के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से इन सीरीज़ को फॉलो करिएगा। अगर हो सके तो सारा मैटर आप पेपर लिख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट का संसाधन एवं विकास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है उसे संसाधन कहते हैं। सेकंड जो कथन है वो है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है तथा मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। थर्ड कथन है, मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। और लास्ट का कथन है कि सभी कथन सही हैं। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ये ऊपर के जो तीनों कथन है ये सत्य हैं, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तीनों कथन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सत्य असत्य वाला, तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से संसाधनों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है? देखिए, सही आंसर होगा 4 भागों के अंतर्गत। 4 भाग कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो ये 4 प्रकार है संसाधनों के। इनमें से देखिए, जो सबसे पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है संसाधनों को, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत हैं, सामुदायिक हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैं, यानी 4 भागों में बांटा गया है। विकास के स्तर के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। तो ये सारा आप ध्यान रखिएगा। खनिज और जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज और जो जीवाश्म ईंधन है ये प्रकार है अनवीकरण योग्य संसाधनों के। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। तो ये परिभाषा किसकी है यह बताना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार के एग्जाम में आ चुका है। सही आंसर होगा सतत पोषणीय विकास की ये परिभाषा है, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में कब आयोजित हुआ? तो देखिए, सही आंसर होगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंतर्गत आयोजित हुआ था। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। किस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई? तो ये कौन सा सम्मेलन है? रियो सम्मेलन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया? पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास की समस्या, सामाजिक विकास की समस्या या फिर सभी? तो देखिए, सही आंसर होगा सभी। इन सभी समस्याओं के हल ढूंढने का प्रयास किया गया था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? तो देखिए, सही आंसर होगा रियो सम्मेलन 1992 से। और एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। किस पंचवर्षीय योजना में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास किए गए? तो देखिए, ये किए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत कब क्लब ऑफ रोम ने की? तो कब की? सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन 1968 के अंतर्गत। ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध है? तो देखिए, सही आंसर होगा इस आयोग का संबंध है सतत पोषणीय विकास से। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ब्रुंडलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सतत पोषणीय विकास के संबंध में
और इस रिपोर्ट में बाद में इस रिपोर्ट को देखिए हमारा साझा भविष्य पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भारत का लगभग कितना क्षेत्र मैदानी भाग है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का लगभग 43% जो भाग है वो क्या है? मैदानी भाग है। और 30% भाग पर्वत है, 27% भाग पठार है। जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहा जाता है वर्तमान प्रति भूमि। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं? तो देखिए सही आंसर होगा 33% क्षेत्र। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित हैं? तो देखिए सही आंसर होगा कितने करोड़ हेक्टेयर? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य कारक हैं वनस्पति उच्चावच, जनक शैलें, संस्तर शैलें, जलवायु, अन्य जैव पदार्थ या फिर सभी। तो देखिए सही आंसर होगा सभी। भारत के विशाल मैदान व तटीय मैदान किस मिट्टी से बने हुए हैं? तो देखिए ये बने हुए हैं कांप मिट्टी से। कांप मिट्टी का ही अन्य नाम है जलोढ़ मिट्टी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और जो ये जलोढ़ मिट्टी है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 8 लाख वर्ग किलोमीटर। खादर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो देखिए सही आंसर होगा नूतन काप मिट्टी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जो खादर प्रदेश में जो ये नूतन काप मिट्टी है इसे हम और किस नाम से जानते हैं? जो नवीन जलोढ़ मैदान है इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा खादर प्रदेश को। काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है? ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, इन सभी जगहों पर पाई जाती है काली मिट्टी। तो फिफ्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा सभी। और इस मिट्टी का विस्तार कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। किस मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है? देखिए रेगर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और काली मिट्टी किस कृषि के लिए उपयुक्त है? तो कपास है, मूंगफली और गन्ना, इन सभी कृषि के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी सूखने पर कड़ी हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती है, इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। तो ये मिट्टी कौन सी है? देखिए ये मिट्टी है काली मिट्टी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। किस मिट्टी का रंग भूरा और लाल होता है और इसमें लोहे का जो अंश है वो भी अधिक रहता है? तो देखिए ये मिट्टी है लाल मिट्टी। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। लाल मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है? छत्तीसगढ़ है, छोटा नागपुर है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी भाग हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक में। लेटेराइट मृदा में किन तत्वों की अधिकता रहती है? तो देखिए सही आंसर होगा लोहा और एल्यूमिनियम की। और देखिए लेटेराइट मृदा वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अधिक हो और तापमान भी अधिक रहता हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये किन किन क्षेत्रों में हमें मिलती है? पश्चिमी घाट है, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम बंगाल और असम है, इन सभी जगहों पर बारिश भी अच्छी होती है और तापमान भी अधिक रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा। लेटराइट मृदा किसकी कृषि के लिए उपयुक्त हैं? देखिए चाय और कॉफ़ी इन दोनों के लिए उपयुक्त होती है लेटराइट मृदा। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा चाय के लिए। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है ईंट। तो आप ध्यान रखिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लेटराइट मृदा है वो काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप ये ध्यान रखिएगा। लेटराइट मृदा का पीएच मान लगभग रहता है तो कितना रहता है? तो देखिए रहता है लगभग 6। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो लेटराइट मृदा की जो प्रकृति रहेगी वो क्या रहेगी? अम्लीय प्रकृति। किस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है? तो ये मृदा कौन सी है? देखिए अगर हम जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसको अगर हम सही तरीके से सिंचित करते हैं तो ये कृषि योग्य भी हो जाती है। तो फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सी मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है? तो देखिए ये मृदा है वन मृदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए सही आंसर होगा अत्यधिक सिंचाई। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड के अंतर्गत।
कौन से मानवीय क्रिया भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? खनन, वनोन्मूलन, अति पशुचारण या फिर सभी? तो इसका सही आंसर होगा सभी। वह भूमि जहाँ पर 1 से 5 वर्ष तक खेती न की गई हो क्या कहलाती है? तो देखिए इस प्रकार की जो भूमि होती है वो कहलाती है पुरातन परती भूमि। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है? देखिए सही आंसर होगा 54% क्षेत्र पर। तो आप ध्यान रखिएगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो करेक्ट आंसर होगा अनवीकरण योग्य। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या फिर अचक्रीय? तो देखिए सही आंसर होगा जो ज्वारीय ऊर्जा है ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या क्या है? देखिए ये मानवकृत एक संसाधन है, अजैव और अचक्रीय संसाधन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में वन मृदा उपजाऊ होती है। जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्खात भूमि कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जो जल का बहाव है उसकी गति क्या होती है? घटती है या फिर सभी? देखिए तीनों कथन सत्य हैं तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उत्खात भूमि क्या होती है और ये जो ये समोच्च रेखाओं वाला है ये फैक्ट और जो ऊपर वाला फैक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने रखे। अब कुछ और फैक्ट वो भी देख लेते हैं। देखिए जितने भी यहाँ पर ये संसाधन दे रखे हैं इनके अंतर्गत किन किन को रखा गया है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए जो जैव संसाधन है इसके अंतर्गत जो जीवित प्राणी होते हैं उनको रखा जाता है, जैसे कि मनुष्य है जिनमें जीवन होता है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सभी। अजैव के अंतर्गत चट्टानें हैं, धातुएं हैं। नवीकरण योग्य में सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन। अनवीकरण योग्य संसाधनों में खनिज है, जीवाश्म ईंधन है। व्यक्तिगत में निजी भूमि, बाग, चरागाह, तालाब और कुओं का जल। सामुदायिक में गांव की जो सम्मिलित भूमि है जिसके अंतर्गत चारण भूमि, शमशान भूमि और तालाब, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? सामुदायिक संसाधनों के अंतर्गत। नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान ये भी सामुदायिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों में देखें तो सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर जो सारी भूमि है, 12 समुद्री मील तक सागरीय क्षेत्र जिसमें पाए जाने वाले सभी संसाधन, ये क्या है? राष्ट्रीय संपदा है। तो आप ध्यान रखिएगा। लगभग देखिए जो देश के अंतर्गत, देश की सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन है वो किस प्रकार के संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले सागरीय संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। और सबसे अंत में संभावित संसाधन, राजस्थान और गुजरात के पवन और सौर ऊर्जा जो संसाधन है उनकी क्या है? अपार संभावना है। तो ये किस प्रकार के संसाधन है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये संभावी ऊर्जा संसाधन है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए जितने भी ये फैक्ट थे बुक के अंतर्गत ये सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। आज का हमारा कमेंट वर्क क्या है? भारत का लगभग कितना क्षेत्र मैदानी भाग है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। देखिए मुझे काफ़ी अधिक समय लग रहा है सारा मैटर कलेक्ट करने में, तो कमेंट सेक्शन में अगर आप उत्तर लिख के बताएंगे तो मुझे काफ़ी अधिक खुशी होगी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। हमें भी पता चलना चाहिए कि आप भी काफ़ी अधिक मेहनत कर रहे हैं, हमसे भी अधिक मेहनत कर रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख के जरूर बताइएगा। और देखिए हमारा जो सेकंड चैप्टर रहेगा वो रहेगा वन और वन्य जीव संसाधन। तो इनसे संबंधित ऑल क्वेश्चन इनफैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। और देखिए जो हमारी आरबीएससी की पीडीएफ थी उनका क्या रिजल्ट रहा था मुख्य परीक्षा 2021 रेट भर्ती। देखिए लगभग 50 से 52 क्वेश्चन एसएसटी यानी सामाजिक के पूछे गए थे शिक्षण वीडियो को छोड़ने के बाद में। उनमें से देखिए लगभग 40 के आसपास प्रश्न हमारी जो पीडीएफ थी उनमें से ही आ गए थे। तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि जो ये यूट्यूब पर मैं आपको ये मैटर कवर करवा रहा हूँ ये आपको ईमानदारी के साथ करो, सारे के सारे फैक्ट आपको प्रोवाइड कराऊँ, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए लगभग जो 10-12 क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो कौन से छूट गए थे हमसे, जो कि नए ऐड हुए थे, वो मैं आपको कवर नहीं करवा पाया था, जिस समय नहीं मिल पाया था। और एक दो जो यूनिट नई जोड़ दी गई थी वो मैं आपको इन बुकों के अंतर्गत जो चैप्टर दे रखे थे न्यू चैप्टर
जो कि 2019-20 के सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, वो मैं आपको नहीं करवा पाया था। इस कारण ये क्वेश्चन छूट गए थे। लेकिन अगर हम वो भी चैप्टर कवर कर लेते तो लगभग 5 से 7 प्रश्न आप और ऐड कर सकते थे। केवल हमारे वीडियो और पीडीएफ से इतना मैटर अगर आपको मिल रहा है तो आप ईमानदारी के साथ अगर इसे फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप इस बार भी रीट की, तो मैं बात क्या करूँ आपको, आप 120 प्लस ही स्कोर करेंगे, ठीक है। और पहले भी मैंने कहा था कि पेपर अगर हार्ड भी बनेगा तो भी आप 120 का स्कोर करेंगे। ये बस केवल एक ही शर्त है कि आप अच्छे से इनको, जितना भी ये मैटर है, इनको कवर करें। और देखिए, अगर आप सारी ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इन पीडीएफ के अंतर्गत क्या क्या अवेलेबल है, सब चीज़ें देखिए। जो मैटर यहाँ पर दे रखा है ये 2021-22 का मैटर है, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली दे रखा है, तो ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आरबीएससी का सारा ये जो मैटर है, जिसके अंतर्गत जो रीट एग्ज़ाम 2021 से सभी क्वेश्चन इन्हीं बुकों से बने थे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। तो जिन स्टूडेंट ने भी हमारे साथ ये बुकें कवर की थी उनका काफ़ी शानदार स्कोर रहा था। इसके अलावा आरबीएससी की साइकोलॉजी है, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की है, जो पीडीएफ्स हैं ये भी सभी अवेलेबल हैं। इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत एक लिंक दे रखी है वहाँ से, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और जो हमारी ये लेटेस्ट सीरीज है एनसीईआरटी 10th क्लास ज्योग्राफी की, इसे आप अच्छे से फॉलो करिएगा। हो सके तो सारा मैटर आप लिख लीजिएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।